माने आज के बंगाले एक परिवर्तन आसছে और वो परिवर्तन होबे এই সেকুলার মোর্চার পরিবর্তন, এই संयुक्त मोर्चार परिवर्तन और ওটা আসছে, ওটা निश्चित আমাকে এখানে दिखছে। क्योंकि ये सवाल आज 3 महीने से एक संयुक्त मोर्चा लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए बैठा हुआ है दिल्ली के सरहदों पर। लाखों की तादाद में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान 3 महीने से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। ये जो काले कानून लाए गए हैं कृषि व्यवस्था को रद्द करने के लिए, 250 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी साहब को कोई परवाह नहीं। उनके लिए सड़कें खुदवा दी, उनके ऊपर लाठी चलवा दिया, टीयर गैस चलवा दिया, पानी बरसा दी, लेकिन अपने किसान भाइयों को कोई नहीं रोक पाया। और आज भी वो ऐलान यही कह रहे हैं, एक महापंचायत से दूसरा महापंचायत उस पूरे इलाके में, कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे या जब तक मोदी सरकार से नहीं उतरेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हमारा अन्नदाता जो हमको जिंदा रखता है, अगर वो इतनी दृढ़ता के साथ वहां पे लड़ रहा है, तो बंगाल में एक और संयुक्त मोर्चा उभर कर पैदा हुआ, और ये है संयुक्त बंगाल मोर्चा, जो आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से, और उनको यहाँ पे पनपने ना दें। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस संकल्प को लेकर आज इतने सारे ताकत और इतने सारे शक्ति इकट्ठा हुए एक मोर्चे पर, जो संयुक्त बंगाल मोर्चा। हमारी स्वागत है आज कि कांग्रेस के साथ, वाम मोर्चे के साथ, वामपंथी पार्टियों के साथ साथ आज जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट और जनाब अब्बास सिद्दीकी भी हमारे साथ आए हुए हैं। और हम सब मिलकर आज जो है बंगाल के अंदर, जैसे उन्होंने बड़ी जज्बाती भाषण में उन्होंने जो कहा बातें, जिसके बाद कुछ कहना बहुत ही कम बच जाता है, लेकिन उसके चलते हुए एक जरूर परिवर्तन आज बंगाल के अंदर आ रहा है। और आज ही घोषणा देखा हमने अखबारों में कि 2,60,00,000 रुपए का कोई ग्रांट दिया है राज्य सरकार ने आपके माइनॉरिटीज के हक। अच्छी बात है, ग्रांट माइनॉरिटीज को नहीं, पूरे पिछड़े हुए तबकों को मिलना चाहिए, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन क्यों भाई इस समय दे रहे हो? चुनाव जब आ चुके हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने वाला है 24 घंटों में, उस समय ये अनाउंसमेंट करने का मतलब क्या है? रिश्वत दे रहे हो? अरे भाई, हम लोग ऐसे लोग हैं इस संयुक्त मोर्चा के, जिनके पास ईमान है, जिनके पास इंसानियत है, और इंसानियत और ईमान कभी नहीं बिक सकती, हम बिकने नहीं देंगे। हम जो है हमारे बंगाल की इज्जत के लिए, ईमान के लिए और इंसानियत के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज ये अगर सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ही एक सौदागिरी है, एक सौदेबाजी है, और उस तरीके से ये लूटपाट की सरकारें जो चल रही है, अब भाजपा को ही देख लीजिए, मोदी साहब को कैसे कानून ले आए, कहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वो इकट्ठा कर रहे हैं, और भाजपा को कौन दे रहा है ये पैसा, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछ नहीं सकता सवाल ये पैसा आ कहां से रहा। और दूसरी ओर से वो जो है अपने निजी फंड में, प्राइवेट फंड में, कोरोना के नाम पर कि कोरोना से लड़ेंगे, उसके नाम पर एक निजी फंड खोल रखा है प्रधानमंत्री महोदय। वहां भी लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए, किसके लिए? जब चुनाव का समय आता है, राजनीति को एक बिकाऊ माल, एक सौदागिरी के रूप में, सौदेबाजी के लिए वो उतारने की कोशिश। और यहाँ पर बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। आज ये लूटपाल के सवाल को लेकर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अभी अधीर बाबू से सुना आपने, और ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आज हमारे किसान ने तय किया कि दूध के दाम बढ़ा देंगे, और दूध के दाम बढ़ा देंगे तो आम मेहनतकश लोगों के ऊपर, हम सबके ऊपर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार और उसकी नीतियां। तो आज हमें राहत चाहिए,
और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाते हैं। अब अपने नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया मोदी साहब ने गुजरात में, और वो क्रिकेट स्टेडियम के दोनों किनारे किसके किसके है? एक है अदानी एंड, एक है अंबानी एंड। और ये दोनों मिलकर अमित शाह साहब के सुपुत्र वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं। अमित शाह साहब के सुपुत्र जी जय शाह, वो जो है वहां के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये है ये लोग। तो आज के दिन आप 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा जो दिया अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को, कॉर्पोरेटों को, उसको आपने माफ कर दी। एक गरीब किसान 2000-3000 जब वो कर्जा लेता है बैंक से, वो नहीं लौटाता है तो उसका जमीन, उसका पशु, उन सबको जो है आप कब्जे में ले लेते हो। ये उसूल है गरीब के लिए, और अमीर के लिए खुला छूट है लूटने के लिए देश की व्यवस्था को। पूरे हमारे पब्लिक सेक्टर की निजीकरण हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, पूरी व्यवस्था को बेचा जा रहा है। और कितने वादे किए हैं, बुलेट ट्रेन देंगे, 15 लाख रुपए देंगे आप सबको, इतने करोड़ों रुपए जो है बैंक अकाउंट में जमा होंगे, हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होगी, यानी अब तक 12 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होनी चाहिए। हालत क्या है? हालत क्या है हमारे नौजवानों का? वो भटक रहे हैं इधर से उधर नौकरी की तलाश में। बेरोजगारी बहुत बड़ी पैमाने पर गिर चुकी है देश में। जिंदा रहने के लिए कोई राहत नहीं हमारे नौजवानों को, और वो नौजवानों की ऊर्जा जो है हमारे देश को एक बेहतर भारत बनाने की जगह, वो सब जो है आज वेस्ट किया जा रहा है मोदी सरकार की नीतियों के चलते हुए। तो आज सवाल है बेरोजगार का, आज सवाल है ये महंगाई का, आज सवाल है हमारे रोजमर्रा जिंदगी का, आज सवाल है ये कोरोना से पीड़ित जनता के लिए जो राहत के नाम पर करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा किए हो, उस सब का हिसाब दिखाओ, और कितना आपने किस पर खर्च किया। इस सब का नहीं, भड़के मारते हैं, नारे देते हैं, और सब खोखला नारे, एक भी जो है नारा वहां पे लागू आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए आज ये लूटपाट की जो सरकारें हैं भाजपा और तृणमूल का, और दूसरी ओर से ये जात पात के नाम पर, अबे हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीति करते करते, और ये भी कहते हो हमारे देश के लिए, ये कहते हो हम के लिए। ये हम का मतलब क्या होता है कई बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन मेरे नसों में जब तक खून बहता रहेगा ये हर बार दोहराऊंगा इस बात को। हम माने अपने हिंदुस्तान में, हम का मतलब है हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब जुड़ता है तभी हम बनता है, तभी भारत बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है। और उसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसको हम नाकाम करेंगे, ना होने देंगे। वो देशद्रोही, तो उससे जो है हमें उसको बंद करना होगा। तो हमें आज चाहिए ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार। जब ये बात हम कहते हैं तो दिल्ली से जब हम आ रहे थे, कई सारे लोग वहां पर ये पूछ रहे थे कि भाई अगर त्रिशंकु असेंबली आ जाएगी, यानी किसी को मेजॉरिटी नहीं आ जाएगी, तो आप तो कहते हो भाजपा को रोकना है, तो आपका क्या रुझान होगा? तो मैं बोला त्रिशंकु अगर कोई असेंबली आ जाएगी तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? आपके मुख्यमंत्री जी से पूछो। कितने बार पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कितने बार भाजपा के साथ समझौता कर चुकी थी? कितने बार केंद्र में मंत्री रही भाजपा की सरकारों में? कितने बार भाजपा के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ी? और कितने बार भाजपा को यहां पर बंगाल में आने के लिए सहूलत किसने दिया? वो यही तृणमूल कांग्रेस ने दिया। तो सवाल यह नहीं कि हम क्या करेंगे अगर त्रिशंकु हो जाएगी, सवाल यह है कि तृणमूल और मुख्यमंत्री क्या करेगी अगर त्रिशंकु हो जाए। अपने कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है, भाजपा के साथ समझौता का चरित्र, और वही जो है वो करने के लिए आज भी वो संभावना है। तो इसलिए इस खतरे से हमें बचना, और एक
धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ाना, एक भाई को दूसरे भाई के साथ मरवाना, एक हमारी बहन अपनी बहन की इज्जत लुटवाना और हिंसा और नफरत के आधार पर इस तरीके की वातावरण, एक इंसानियत को ही खत्म करने की वातावरण की पैदाइशी जो की है, ये सांप्रदायिक ताकतें, ये फिरका परस्ती ताकतें, इनको जो है दरकिनार किए बिना इस हिंदुस्तान को, इस भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए आज हमें चाहिए नारा ये कि बंगाल के लिए ना लूटपाट का सरकार, ना जात पात का सरकार, बंगाल के लिए ना जूत पात का सरकार, ना जात पात का सरकार, हमें चाहिए बंगाल की आवाम का पुकार है जनहित की सरकार। जनहित की सरकार चाहिए हमें, ना लूटपाट का, ना आपके जात पात का। तो इसलिए ये नारा हम लगाएंगे। जनहित का मतलब क्या है? काम, जमीन, जिंदगी, इन सब की सुरक्षा। काम, जमीन, जिंदगी की सुरक्षा, वो है जनहित। तो इसलिए ये नारा हमें रखना चाहिए, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम की पुकार, जनहित की सरकार। तो मैं पहले ये 3 लाइन मैं पढ़ूंगा, जनहित की सरकार की आवाज आप लगाओगे मेरे बोलने के बाद। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। ये जनहित की सरकार आप और हम मिलकर लगाएंगे इसको। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। और ये जनहित का सरकार के लिए आज जो है हम तैयार रहे। ये है हमारे सामने चुनौती, ये है हमारे सामने आज के दिन एक राजनीतिक लड़ाई। इस राजनीतिक लड़ाई में बिना जीत हासिल किए, जहां से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई है आपके प्लासी से बंगाल में, वो उस तरीके से फिर दोबारा एक किस्म की, एक गुलामी की हुकूमत इस सांप्रदायिक फिरका परस्ती ताकतों का यहाँ से शुरू ना हो, ये नहीं होने देंगे। इसलिए बहुत कुछ धर्म का नाम, भगवान का नाम ले लेते हैं। आखिरी में एक ही बात कहूँ मैं, ये कलयुग का जमाना है। कलयुग में कहा जाता है सब कुछ उल्टा होता है। पहले युग में आते थे, सुनते हैं, वो कहानियों में है, पौराणिक कहानियों में, कि भगवान आते थे कि असत्य को खत्म करना और सत्य को बरकरार रखना। इसलिए प्रहलाद को बचाना और उनके राक्षस बाप को मारने के लिए आपके लक्ष्मी नरसिम्हा अवतार में आते हैं। आधा जानवर आधा इंसान, और आधा जानवर आधा इंसान के रूप में आकर वो जो है हिरण्यकश्यप को मारते। लेकिन कलयुग में सब उल्टा होता है। आज के अवतार जो आ रहे हैं वो असत्य को बचाने के लिए और सत्य को और इंसानियत को और ईमान को, उसको जो है खत्म करने के लिए आज के ये अवतार आए हैं। सो कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है, और तभी जो है ये जनहित की सरकार बंगाल में आ सकती है। तो उसके लिए आप सब लोग साथ तैयार रहिए।